बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के काम आए, क्योंकि जब आप दूसरों के काम आते हैं तो आपके काम भी खुद ब खुद हो जाते हैं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमती तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाए, जबकि PTI रहनुमा के भारतीय सहाफ़ी से रवाबित के चशम कुशा इंकशाफात, गैर मुल्की फंडिंग से भारतीय रवाबित तक PTI का सियासी एजेंडा क्या है, इन टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ सैफुर रहमान साहब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े कंसर्न हैं बिजली के हवाले से, और कल भी उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाए। नहीं, बिल्कुल। इस वक्त उनका जो एंटी करप्शन कैंपेन है वो भी बड़ी ड्राइव जो है वो बड़ी उन्होंने लॉन्च की है, बड़ा ऑफेंसिव। क्योंकि बुनियादी तौर पे जब स्टडी किया गया ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी कराई है ये पावर डिवीजन के अंदर जो मसाइल हैं, इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब की हुकूमत में भी अभी हाल ही में एक बात की रिलीफ के लिए ऐलान किया, इसमें बाकायदा स्टडी किया जा रहा है। जैसे डिस्कोस का इशू बहुत चल रहा है जी, इसके डिस्कोस के अंदर जो लाइन लॉसेज, पिलफरेज की बातें हैं, करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है, इसके बारे में फिर IPPs का भी लोग बहुत करते रहे चर्चा जी। तो उसकी बाकायदा उन्होंने स्टडी कराई है पिछले दिनों, बहुत ज्यादा काउंटर स्टडी की है, रिसर्च कराई है कि जी असल में इश्यूज हैं क्या, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि लीकेजेस कहाँ पे हैं, वेस्टेजेस कहाँ पे हैं, और वेस्टेजेस के अलावा इनएफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कोस की अवामी शिकायत के अजाले के हवाले से कचहरियों के निज़ाम को मौसर और नतीजा खेज बनाने की भी हिदायत की है। जी, ये क्योंकि हमारे यहाँ अब ऐसे कुछ चली है ये ड्राइव ऐसे, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स जो आ रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। जिस तरह मैंने आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि मेरी मिनिस्टर ऑफ पावर के साथ भी बात हुई थी एक दिन, अवैस लगारी साहब है, तो वो भी ये कह रहे थे कि एक तो हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ डिस्कोस की हमने स्टडी किया कि इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा है, इनके बोर्ड्स चेंज किए जाएं ताकि इनकी मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लाई जाए, ठीक, और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम अच्छा बनाया जाए। सही। और इसके साथ साथ ये भी वो कह रहे थे कि हमने कंप्लेंट सिस्टम को एड्रेस कर रहे हैं कि जो लोग सिर्फ सिफारिशों के ज़रिए या करप्शन के ज़रिए अपने मसाइल हल करा रहे हैं, उनको बराह रास्त से कंप्लेंट तक रसाई हो सिस्टम के, और उस रसाई के नतीजे में उन्हें फौरी उनको रिड्रेस किया जाए और रिस्पॉन्स दी जाए साथ। तो प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त अवाम के अंदर एक मसाइल भी सबसे बड़े जो नंबर 1 बन गया इस वक्त जी, वो यही बन गया, बिजली के बिल बन गए। और बिजली के बिल सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं कि सिर्फ फर्नेस ऑयल का इशू है, उसमें ज़्यादा बड़ा इशू लाइन लॉसेज का भी है, पिलफरेज का भी है, तरसीली निज़ाम के अंदर भी कहीं ना कहीं पे जो लॉसेज जो है रिपोर्ट हुए हैं जी। तो कल इजलास में भी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस जी, इस वक्त सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रही है थ्रेडबेयर, और उस डिस्कशन के नतीजे में अब कुछ इस्लाहात लाने का प्रोग्राम है। डिस्कोस के बोर्ड भी नए तैनात हो रहे हैं जी। इसमें लोग जो हैं उनको भी उनकी देखी जा रही है, कॉम्पिटेंसी भी देखी जा रही है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी रिपोर्ट्स भी ली जा रही हैं कि उनकी रेपुटेशन क्या है। तो ताकि यह है कि अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा अक्रॉस द बोर्ड निज़ाम बनाया जाए जी कि लोगों की शिकायत का इजाला भी हो, और एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इदारों में, क्योंकि इन एफिशिएंसी की वजह से भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं और उसका बर्डन जो है वो आम कॉमन कंज्यूमर जो है ना वो भुगत रहा है। बिल्कुल। अब ऐसे कुछ लाई जा रही है इस्लाहात यूनिट कम करने की, वो फिर अगली निशिस्त में हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। रज़ा खरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हाल ही में बिजली की तरसील की 5 जो कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती एक शफाफ अमल के जरिए की गई है। शहबाज शरीफ साहब का नाम जब भी आता है तो मेरिट की बात आती है, हमेशा वो मेरिट को भी तरजीह देते हैं और शफाफियत पर बहुत यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल, और जितना ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरह से एड्रेस किया जा सकेगा। और उस सिलसिले में जो इजलास हुआ है उसमें ख़ास तौर पर इन चीज़ों को, और फिर बलूचिस्तान में शमसी ट्यूबवेल्स पर कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और डेफिनेटली कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से जाते हैं तो ये सस्ती भी हो सकती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र हैं इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान के और ख़ासतौर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ के, कि जितनी जल्दी
रिन्यूएबल की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। और इस मीटिंग में जो ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में, वो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको इस तरीके से पानी फिर मुयसर आ जाएगा, वहाँ पे सस्ता भी होगा बहुत, और फिर ये एक देर पा ये एक सलूशन हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिस्कोस को यानी कि निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया भी गया है और आगे बनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की और जो हमारे इन पर इन्हसार करने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको सामने रखते और उनके प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए ये बड़ा एक खुशाइंद स्टेप भी होगा सही कि जितना ज़्यादा और फिर जितने ज़्यादा तहसीलदार होंगे, पुलिस फोर्स चाहिए, ख़ासतौर पर जहाँ पे पिलफरेज हो रही है, जहाँ पे लीकेज हो रही है, जहाँ पे चोरी हो रही है, ये सारी चीज़ें करने रोकने के लिए, ताकि जो कंज्यूमर है जो बिल पे करता है उसको कम से कम नुकसान हो इसका। बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से कंसर्न नहीं है, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपको भी आप भी रिपोर्टिंग करते रहे, फील्ड रिपोर्टिंग अली साहब आप आज आप करते हैं, तो हम इकट्ठे, मुझे याद है वो प्रोटेस्ट कवर करते थे कि जब पंजाब में, लाहौर में और मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो 18-18, 20-20 घंटे एक दिन में, यानी 24 में से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हम लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल में बंद करेंगे। और फिर हमने देखा कि 2013 में जब गवर्नमेंट आई मियाँ नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया। और तवानाई बहरान जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था, 18-20 घंटे कहना आसान होता है, लाहौर शहर जैसे शहर में मुझे याद है मैंने प्रोटेस्ट कवर किए यहाँ पर कि 18 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग है। लेकिन जब नून लीग का इक़्तिदार आया 2013 में, तो उस जो तवानाई बहरान को है उसको दिन रात मेहनत करके जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कंट्रोल किया, और लोड शेडिंग का इस हद तक खात्मा कर दिया गया कि जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नून लीग पर जो एक इल्ज़ाम लगाया वो ये भी था कि ये बिजली ज़्यादा बना के चले गए। उमर साहब, बिल्कुल ये कहने की बात आसान है और करने के लिए ये काम बड़े मुश्किल है। अगर आप लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो आपको पता है लाहौर जैसे शहर में 2 घंटे बिजली बंद हो जाए तो गुजारा मुश्किल हो जाता है, और रात के औकात में तो वैसे ही बड़ी हब्स और गर्मी होती है। जिस तरह दीगर शहरों की भी बात दीगर करें, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो दही इलाकों में थोड़ा बहुत, चूंकि मुजफ्फरगढ़ हो, बिल्कुल ओपन एरिया होते हैं, वहाँ पे तो आपका थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता है। लेकिन जो कंजेस्टेड इलाके हैं मुल्क भर में, वहाँ पे बहुत मुश्किल है आपका गुजारा होना। जब नवाज शरीफ साहब ने 2013 में गवर्नमेंट संभाली तो उस वक्त जो उनके साथ कोई करीबी लोग थे, उनमें से एक जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि पहले 15-20 दिन तो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस था कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है, और ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी पे सारी मीटिंग्स होती थी, इसी चीज़ को फोकस किया गया। और जब लाहे अमल तैयार कर लिया गया तो उसके बाद मियाँ साहब ने दूसरी चीज़ों को देखा। मसला ये है कि जिस तरह मियाँ साहब कह रहे थे कि बिजली चोरी का बहुत बड़ा मसला है, अभी भी जब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली है, इससे पहले जो पीडीएम का दौर था और मौजूदा जो दौर है, इसमें एफआईए, पुलिस और लेस्को या गैपको या जितने भी ये डिस्कोस के हैं कंपनीज, ये सारे मिल के काम कर रहे हैं। तकरीबन जो पुलिस के हवाले से बात करें तो 70,000 के करीब एफआईआर जो हैं वो बिजली चोरी की पिछले साल और इस साल दी गई हैं। आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो पॉइंट आउट हुए हैं, और इसमें अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपके जो छोटे मुलाजमीन हैं, जो आपका लाइन सुपरिटेंडेंट है, मीटर रीडर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैं बिजली चोरी करवाने में भी, बिजली चोरी रोकने में भी। मुझे याद है जिस जगह पे हम बैठे हैं लाहौर सेंटर में, इसी एरिया के जो एक्सीएन आए थे आज से कोई 6 माह पहले या 8 माह पहले, वो अब ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। उन्होंने इस पूरे इलाके में बिजली चोरी और ये सारी चीज़ें जो थीं वो तकरीबन 2 माह में कंट्रोल कर ली। और मैं मीटर रीडर्स को रोते हुए देखता था, वो दुआएं करते थे किसी तरीके ये बंदा तब्दील हो जाए। तो जिस तरह मियाँ साहब ने बोर्ड्स में तब्दीलियाँ की हैं, ईमानदार अफसरान को तैनात किया है, किसी भी जगह पे एक बेहतर बंदा आ जाए जो नेक नीति से काम करे, वो सारी की सारी चेन जो है वो उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो बिजली चोरी रोकने के लिए बहुत ऐसा इक़दाम है, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म खुद इतना कंसर्न शो कर रहे हैं, और लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल भी इस वक्त बिजली के बिल हैं। आप जहाँ भी जाएँ बिजली के बिल्स पे बात हो रही है, गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ भी दिया गया है पिछले 2 माह के दौरान, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो लोगों की सकत जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह वसाइल हैं। लेकिन हमारी हुकूमत पूरी कंसर्न है, वो मुकम्मल तौर पे चीज़ों को फोकस कर रही है। अगर बिजली चोरी रोक ली गई, लाइन लॉसेस को कम कर लिया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जब खुद इतना इसमें कंसर्न शो कर रहे हैं, खुद इस तरह देख रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आवाम के लिए बेहतर होगा और अच्छी खबर आएगी। बिल्कुल ठीक है। कल जब इजलास हुआ तो उसमें ब्रीफिंग में कहा गया कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की पजीराई के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है, ये अच्छी बात है सर। नहीं, ये तो शहबाज शरीफ साहब का पर्टिकुलरली ये उनका खासा है कि काम जब लेते हैं तो उन्हें कहते हैं बड़े अच्छे टास्क मास्टर हैं। ठीक, उसमें रिवार्ड और सजा और जदा का दोनों उन्होंने सिस्टम रखे हुए हैं। ठीक, आपको याद होगा, बल्कि हम सारी रिपोर्टिंग करते रहे जब ये मेट्रो बनी तो लोगों को किस तरह बुला के स्टेज पे सामने उनको रिवार्ड भी दिए गए, ऑनर भी किया गया। और सिर्फ वाह चीमा साहब तो चलो एक बड़े ओहदे पे थे ना, आम मजदूर को भी नाम लेके बकायदा स्टेज पे खुद वहां उन्होंने खड़ा करके, तो ये रिवार्ड का अगर सिलसिला रखा जाए साथ मोटिवेशनल भी साथ साथ, हाँ हौसला अफजाई होती है। तो ये हम तो बकायदा जैसे मैंने बताया था कि हम CSS अकेडमी में भी हम पढ़ते थे मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग, तो मोटिवेट भी करें, इंटेग्रेट भी करें सिस्टम में, साथ डिसिप्लिन भी रखें। तो शहबाज शरीफ साहब में ये उनको मलका हासिल है इसका। एक अच्छी खबर ये भी थी जो मैंने शायद शेयर भी किया आपके प्रोग्राम में कि जो IPP चाइना के हवाले से हब का पावर जनरेशन है, इस तरह पोर्ट कासम का है, साहिवाल का है, तो हमारा जो मिनिस्टेरियल जो मीटिंग हुई है वहाँ चाइना में होके आए हैं जो हमारा डेलीगेशन, तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का जो कोयला वो इस्तेमाल करेंगे, इससे भी बहुत आपका जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरेशन जो वो भी कम हो जाएगी। ये भी एक अच्छी खबर है। ठीक, एक ये हाल ही में जो एक इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद थे और वहाँ पे फैसला किया गया कि पंजाब भर में तो 14 रुपये फी यूनिट जो है वो कम किया जाएगा 500 यूनिट तक की कंजम्पशन, और 500 यूनिट की कंजम्पशन वाले लोग जो हैं वो भी लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में जी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और मेरा हाल यकीनन दूसरे सूबों में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो बोर्ड्स की तश्कील है, मुझे लाहौर के बोर्ड का थोड़ा सा इल्म है जी, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी आ रहे हैं और बड़े ऑनेस्ट हैं, 2-3 को तो मैं जानता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जिस बोर्ड को और एक बाकायदा उनमें साबिक चेयरमैन वो सिविल सर्वेंट है, साबिक चेयरमैन वापडा, मैं भी उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो मेरे यानी एक जूनियर कुलीग हैं, यानी 1 स्टेप रह चुके हैं, तो वो भी आ रहे हैं इसमें, तो काफ़ी उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो अगर डिसिप्लिन और एफिशिएंसी प्लस टारगेट्स के हसूल के लिए अगर वो काम करें तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सारे डूएबल काम और सारे लोग जो हैं वो मेरिट पर लेकर आए हैं। डेफिनेटली मेरिट पर होंगे और मेरिट की वजह से ही ये शहबाज शरीफ साहब जाने जाते हैं और मेरिट होगा और मेरिट का फिर रिजल्ट भी होगा। यानी खाली ये बात नहीं है कि ये लगा दिए, बल्कि रिजल्ट भी होगा और यू विल सी द डिफरेंस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि कैसे बिलों में आहिस्ता आहिस्ता रेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और कैसे ट्रांसपेरेंसी आती है। और ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपको फिर फील होना शुरू होगा ना कि जो लीकेज है असल में, जहाँ से पैसे ज़ाया हो जाते हैं, कंज्यूमर के भी हो जाते हैं, यानी वो फिर डेफिनेटली रेट बढ़ता है जब कोई चीज़ ज़ाया ज़्यादा हो जाती है, जब वो रुकेगी तो डेफिनेटली बिल भी कम होंगे, फी यूनिट प्राइस भी कम होगी और साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रिवॉर्ड देने की बात हो रही है, तो रिवॉर्ड देंगे, इंश्योर करेंगे और कानून की पूरी अमल दरामद होगा कि जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट होगी, तो यकीनन ये पॉजिटिव चेंज आएंगी। बिल्कुल ठीक और जल्द आएगी इंशाअल्लाह। अली साहब, PTI रहनुमा के भारतीय सहाफ़ी से रवाबित के चशमकुशा इंकशाफात कैसे देखते हैं? PTI का एजेंडा जिस तरीके से वो एक जहन साजी की जाती थी और बिल्कुल एक बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कुछ दिया हो ना हो, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बदतमीज़ उन्होंने हर जगह पर जो है वो ज़रूर बना दी है, जिसको किसी का एहतराम नहीं होता, लोगों में जो है अदम बर्दाश्त का कल्चर PTI ने पैदा किया। फिर ये 9 मई का जो सानिया हुआ था वो भी उसके पीछे जहन साजी थी। उमर साहब, बिल्कुल एक छोटी सी बात करूंगा जो मियाँ साहब पहले बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। आपको याद होगा फिरोजपुर रोड पर जब निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी थे और वज़ीर आज़म साहब इकट्ठे आए थे वहाँ पे, तो उनको बेसिक्स का बड़ा पता है। उन्होंने जब वो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाएं इनका, तो वो तो मुझे याद है कि जब दूसरे ममालिक के साथ होता था तो क्योंकि बतौर जब हम रिपोर्टिंग में उन्हें कवर करते थे तो वो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और चाइना जैसे मुल्क के साथ हमेशा और फिर कंसेशंस लेना। अच्छा, एक क्वालिटी शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब
चाइना क्योंकि पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने की मदद से बने हैं। तो लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत रही है, जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस दौर में भी अरबों रुपए की जो बचत है वो शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि वो कहते थे कि पहले तो चलें आप पाकिस्तान के लिए क्या छोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर कंसेशंस लेते थे। तो ये शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने एक बड़ी बचत जो है वो अवाम के पैसों की बचत कहते थे। उमर साहब ये भी बहुत बड़ी बचत है जिस तरह वो डील करते हैं। दूसरा मंसूबों को भर वक्त वो मुकम्मल करवाते हैं। जब आपका मंसूबा ये भी बचत है, ये भी बचत है, सबसे बड़ी बचत है कि जो मंसूबा डेडलाइन दे देना आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था, अब उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो ये गया बहुत है। बड़ा और इंपॉर्टेंट ये पॉइंट चीज़ों को जब कंप्लीट करवाना, फोकस करना, और मैं उस दिन पीकेएल गया था, इतना जबरदस्त मंसूबा है और जिसका सर मैंने आपके रिपोर्टिंग सामने के वो दौरान PTI बड़ा ने कवर किया उसे। वो बेड़ा गर्क किया और फिर वो जिस तरह की ज़हन साजी है, अजीब इनकी सोच है। ये वो सोच नजर आ रही है ना जो उनके आपका हर पीटीआई मंसूबा रहनुमा जो है वो जो पाकिस्तान के लिए है, रियासत के लिए है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट शुरू करे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये नून लीग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कि आप स्टॉप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली सर, इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। अली साहब आप बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये देखें कि 19 नवंबर 2022 को पहला रब्ता किया गया रऊफ हसन साहब की जानब से, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो करम थापर जो इंडियन साफ़ी हैं जो जिनका काम ही पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। पहली तो बात यह है कि आप मतलब सहूलतकारी तो कर रहे थे, फिर आप मुझे ये बताएं दुश्मन के जर्नलिस्ट के साथ रब्ते करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जितनी मर्जी वहाँ पे, एक तो आप वहाँ पे सफाई देना नहीं चाह रहे थे, आप एंटी पाकिस्तान जो एक एजेंडा था उसको वहाँ पे लॉन्च करवाना चाह रहे थे और प्रेशराइज करवाना चाह रहे थे। फिर उस बंदे ने खुद इनको कहा कि जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ज़्यादा इंडिया के लिए हार्ड लाइनर्स हैं। फिर उन्होंने ये देखें ये कितनी फिर उसमें वो जो सारी चीज़ें इनकी लीक हुई हैं, ये हसास मामला, जो सारी चीज़ें सामने आई हैं कि यूक्रेन का जो के लिए जो आपका इंडिया का एक तासर है वो बेहतर है, पाकिस्तान की उस तरह जो उनके लिए हमदर्दी रखता है या कोई बात करता है तो हैरान, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो सारी वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो इंतहाई हैरानकुन है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी दुश्मन मुल्क के किसी भी बंदे के साथ आप जाकर रब्ता करें और आप अपने लिए हमदर्दी पैदा करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो आपके लिए बेहतर सोचेगा। आपने यहाँ पे आके जो भी सोच दी है वो स्टेट के एंटी दी है। आपने जब गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल हो रही थी, यहाँ पे मामलात बेहतर हो रहे थे, तो आपने चाइना के प्रेसिडेंट का जो दौरा था वो रुकवाया। पूरी कोशिश की पीटीआई का 2014 के धरने से लेकर ऑनवर्ड आप उमर साहब आपको एक याद होगी एक बात, हमारे जब हम इकट्ठे एक दफ्तर में काम करते थे तो वहाँ पे एक रिपोर्टर आए थे, तो जो किसी सिफारिश से आए थे, तो जब निकले तो उन्होंने कहा मुझे क्यों यहाँ से फारिग किया गया, तो किसी ने कहा था कि आप आए सिफारिश पे थे, निकले मेरिट पे। तो यही हालात थे पीटीआई की गवर्नमेंट के कि आए तो आप किसी के कंधों में बैठ के थे, फिर 3.5 साल निकले मेरिट पे हैं और आप कभी साइफल लहरा रहे हैं, कभी आप वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहे हैं। सर ये कितनी गलत बात है आपकी। तो देखिए वजीरों की वो कॉल जो है वो सामने, उसमें मोहसिन लगारी के मुझे आज भी अल्फाज याद है, वो बिल्कुल इससे कहीं मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन इसी पर कि रऊफ हसन के जिस तरीके से पीटीआई रहनुमा के रवाबित रहे हैं, और क्या आप उस व्हाट्सएप को अगर देखें तो ये तो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, सबसे पहले देखें हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद ठीक है हमारे प्रोफेशंस भी होंगे और भी चीज़ें दीगर हैं, लेकिन ये तो मुल्क दुश्मनी है। बिल्कुल ये बहुत सख्त किस्म की मुल्क दुश्मनी है और दूसरा मुल्क को अदम इस्तेहकाम पहुँचाने वाली बात है। लेकिन इसको जो चेन ऑफ इवेंट्स है इनको आप देखें 2014 से लेकर अब तक जो हुए हैं, तो उसमें ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर काम के लिए यानी एक तो ये कि वो धौंस और धांधली वाला तरीका अख्तियार किया है, और दूसरा साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया में या कहीं ऐसी जहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और उसमें पाकिस्तान की एक तरह से कोशिश उन्होंने की कि जागहनसाई हो या क्रिटिसिज्म हो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी इदारों को टारगेट किया जाए। बात वर्ड इसलिए रिपीट कर रहा हूं रजा भाई, आप बड़े सीनियर हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मियां सैफुर रहमान साहब, आप लोग हम सीखते हैं आपसे, अली भाई या मैं।
हम आप लोग हमारे लिए बड़े काबिल Thank you. वो हैं रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं सर आप लोगों से इसलिए ये दोनों से बात करना चाह रहा हूँ कि ये पहला असूल है कि आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, मुल्क के खिलाफ नहीं जाया जा सकता सर। पहले मुल्क होता है ना, बिल्कुल, मुल्क पहले है तो पाकिस्तान है, हमारी सबसे पहले पाकिस्तान है, हाँ सर। जी, मुल्क है तो हमारा। अच्छा मुल्क, फिर उसके बाद होता है आपका कि आप कुछ ऐसे इदारे होते हैं कि जिन पे आप या जिनकी बिल्कुल। स्टेबिलिटी मुल्क के लिए उतनी जरूरी बिल्कुल होती ठीक है कह रहे हैं। कि आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये इदारा है, या जैसे वापडा की कंप्लेंट्स हैं उसी तरह से मैं किसी और इदारे के लिए भी खुदा न खास्ता करूंगा, तो फिर इसका मतलब है कि मैं सीधा डायरेक्ट उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक। तो ऐसी चीजें करने वाले या उनकी नीयत करने वाले या ऐसे लोगों का साथ देने वाले वो मुल्क दुश्मन ही तस्वर किए जाते हैं। ठीक है, वो मुल्क से मुहिब तो ये कैसे जो हो कल सकते हैं? जिस तरीके से रऊफ हसन की जो रवाबित का पता चला है और जो जिस तरीके से ये तो डेफिनेटली आप ये देखिए कि इन दिनों में जिस तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्री जिसके साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है पिछले 75 सालों से, ठीक। वहां पे जो मीडिया है वो किस तरीके से इन चीजों को उठा रहा है, ठीक। और जब वो इस उठा रहा है और कोई हमें यहाँ से जगह देगा, घर का भेदी बन जाता है ना कि इधर से खबर दे दी, ये कर दिया, जो खबर है नहीं भी है वो भी चलाने की कोशिश कर दी, और फिर लॉबिंग की उसकी इधर भी की, मुख्तलिफ दीगर मुल्कों में भी की, ठीक। और वो भी सामने आ गई ना कि ये सही। कितना गलत काम है और आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं मुल्क को और मुल्क के इदारों को। तो जब इदारों की सालमियत जुड़ी है मुल्क के साथ, ये देखिए ना कि हमारी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और ख़ासतौर पर हम जिस खित्ते में हैं जहाँ पे हमारे नेबरिंग कंट्रीज कुछ के साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई नामसाइद और खिलाफ हैं, ठीक। तो फिर आप तो इस तरह का, और फिर उस मुल्क में ही जाके और उस मुल्क के किसी साफी को आप इस्तेमाल करके वहाँ पे ऐसी स्टोरीज पब्लिश कैसे करा सकते हैं, और अगर आप कराते हैं तो फिर आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि आप बेवतन फिर हैं? उन्हीं के एजेंडा का हिस्सा फिर उन्हीं के एजेंडे का हिस्सा है। आप इस तरह क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए धरने कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने नौजवान नस्ल आप की पेट्रोल जहन पंप बना साजी रहे गलत हैं। अंदाज में यानी पीटीआई नहीं, पीटीआई के बाद गलत अंदाज से अब आप करण थापर हो या वो गोस्वामी वगैरह हो, उनका आप कंटेंट देखे तो वो तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो आप उनके हाथों में आप आप फीड कर रहे हैं, फीड कर रहे आप उनको फीड कर रहे हैं और यहाँ की इंडिया चीजें दे रहे इंडिया तो वैसे भी आपको पता है नोन है साई वॉर में, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, जी नफ्सियाती जंग जो है, तो आप उस नफ्सियाती जंग का मीडिया वॉर मीडिया के जरिए हिस्सा बन रहे हैं। तो यानी बाकायदा ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सीक्रेट सर्विस के इदारे हैं, ये बात का मीडिया को अपने तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं और कहते हैं जैसे? कि ये जी हमारी ये खबर इस तरह चल जाए या इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट किया जाए ठीक जिससे दूसरे मुल्क को अंडरमाइन करने में आसानी हो, ठीक। दुश्मन मुल्क को। ठीक। तो बहरहाल हमें अब इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत हमारा दुश्मन है। नहीं, ये और तो सब कुछ क्लियर है, ये इसमें तो- भी अगर आप और फिर आप ये तफरीक नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कि आप और आप इतनी अहम पोजीशन पे इतनी पार्टी की पीटीआई इसका मतलब है आप उनका आलाकार दानिस्ता बन रहे हैं। यानी ये नहीं कि कोई भोलपन में बन रहे हैं। नहीं, ये भोलपन तो- का जो आपने एक बहरूप बनाया हुआ ना, जी। ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। इसका मतलब है आप इंटेंशनली उनके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक यानी ये सारे वॉर का जब खुद हिस्सा राब्ता बनेंगे तो किया आप अपने मुल्क को खुद राब्ता किया रऊफ हसन साहब ने, जो डिस्टेबलाइज लिखा कर हुआ। रहे हैं। रऊफ हसन साहब का देखे ना कि खुद राब्ते आए हैं सामने, और जिस तरीके के अफसोसनाक बातें हैं, और फिर टीवी पे बैठ के या बाहर आकर जिस तरह की गुफ्तगू करना होता था कि जी, यानी ये तो एक सरासर धोखा देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, ये ना सिर्फ लिमिट्स क्रॉस की हैं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ ये देखिए ना कि आपके कॉल और फेल दोनों से तजाद आप नहीं, तजाद भी है, और दूसरा साबित मुल्क भी से हो रहा है। मोहब्बत नजर नहीं आ रही, मुल्क से मोहब्बत नजर आ रही नहीं आ 9 मई रही। के वाकयात ने आपकी मोहब्बत जो है वो यहाँ कर दी है। अब भारत से मोहब्बत नजर आ रही है। ठीक है, नहीं, ये वैसे अफसोस की बात है सर। ये तो देखे ना, अगर भारतीय सहाफ़ी को आप अरेंज करवा के दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू, फिर आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं अपने और मौक़िफ़ आपको के। पता है वहां का मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं है, वो मीडिया इज अलाइंड एज वेल। Aligned है, बिल्कुल ये aligned तो है। ये तो आप सारे मेरे साथी इस रजा बात को भाई, agree हाँ, करेंगे। और वो फिर बकायदा उसको वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खेलते हैं ऐसे फिर सारा चीज़ों में, दिन, हाँ, सारा दिन, फिर पब्लिक ओपिनियन और इंटरनेशनल ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ एक मुल्क है ऐसा जो नाकाम है, खुदा न खास्ता, कोई इस तरह की अल्लाह बातें माफ़ कर, फिर इस तरह की कहानियां चलाते हैं जो कहानियां हमें, और आप उन झूठी कहानियों के उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। जी आपके फॉरेन रिलेशंस मुतासर करने की कोशिश की जाती है, आपको आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान में जो इवेंट्स होने वाले हैं उन इवेंट्स के सबसे होने में important राह में रुकावट बन जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजा भाई। ठीक है, और फिर फायदा किसको होता है?
जी। कि अगर कोई चीज पाकिस्तान में नहीं होती या पाकिस्तान के इमेज को नुकसान होता है या नुकसान पहुंचने की कोशिश करता है तो उसका फायदा सीधा सीधा इंडिया को होता है ना। ठीक। तो जो भी इंडिया की सपोर्ट या इंडिया के किसी मैं तो कहूँगा एजेंट को सपोर्ट करेंगे तो यकीन है या उससे मदद लेने की कोशिश करें, इसका मतलब ये है कि हम उसको दे रहे हैं कि ये प्लेट में है और आप हमारे साथ खेलो। इसका मतलब ये है कि आप जोन से ये जानबूझ के कर रहे हैं। और धरने के भी मैं 30 सेकंड के लिए एक बात कर लूं, धरने के दौरान भी एक बाकायदा चाइना के एम्बेसडर ने हमारे एक टॉप रैंकिंग अहदेदार को कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, धरने से हमारे जो आ रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, आप 2014 के जी जी उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो बाकायदा कन्वे कराया गया आगे पीटीआई के बानी को, लेकिन वो उन्होंने जूं तक नहीं रेंगी। फिर उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार करके फिर एम्बेसडर ने कहा जी कि नो वे, आपने नहीं आना पाकिस्तान। और फिर धरनों के अंदर देखे ना इसमें कितनी हमारी वो यानी दरारें डालने की कोशिश की दोस्त ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ। और जिस तरह से खबरें आप निकल रही हैं कि धरनों के अंदर यानी गैर मुल्की बाशिंदे होते हैं जो यानी नुकसान मार धार करने की कोशिश करते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो यहाँ से जब ऑपरेशन हुआ था ज़मान पार्क, तो घर के अंदर से जो लोग पकड़े गए थे उसमें बहुत सारे मुझे अली भाई मुझे याद है जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था तो ये बिल्कुल आगे पुलिस ने कवर कर लिया सारा कुछ। तहरीक के लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो तो पुलिस ने मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ पे दोस्तों के साथ जो हमारे सीनियर जो फील्ड रिपोर्ट, यानी आप अपनी हुकूमत लाने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इस बात के कि आप कारकर्दगी दिखाएं। आप जरूर आए गवर्नमेंट में, मेरिट पे आए, लेकिन आप अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई एक ऐसी बात बता दें जो आपने पॉजिटिव की हो। ठीक, कोई एक आपका वो काम। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं या किसी और सियासी जमात के साथ, मैं पीटीआई की बात करूं तो कारकर्दगी दिखाएं, तो वो 4.25 साल की उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो भी हुकूमत में जब थे तब भी मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं इसके साथ ऐसा बुरा सलूक करूंगा। अली साहब कवर करते रहे क्योंकि हम भी जेल में जब मियां नवाज शरीफ साहब थे तो उनसे जेल में मिलने जाते थे, तो इंतहाई बुरा सलूक था। बल्कि रजा भाई मुझे आज भी याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई और जब मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत कोट लखपत जेल में ख़राब हुई तो उनको मजबूरी की हालत में, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर गए। और जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इलाज के लिए लेकर गए तो उनके साथ नवाज शरीफ साहब के साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उनसे एक दफ़ा जेल के अंदर मिलने गया तो नवाज शरीफ साहब ने खुद बताई कि मुझे डॉक्टर ने कान में कहा, उस वक्त बानी पीटीआई की हुकूमत थी, कि नवाज शरीफ साहब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको असूली तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। लेकिन हमें बानी पीटीआई ने मना किया कि फौरी तौर पर इन्हें अस्पताल से वापस जेल भेजा जाए। तो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बात जो करते हैं रिपोर्ट ली जाती थी उस वक्त, तो नहीं रिपोर्ट लेना तो एक और चीज है। शहबाज गिल साहब जाते थे हफ्तावार, महीना, और वो इंतहाई बदतमीज किस्म के देखते थे कोई सहूलत तो नहीं दी जा रही। हालांकि डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल था जिसकी जानब से ये रिकमेंड किया गया था कि एसी जो है वो जरूर लगना चाहिए और इनके लिए बड़ा जरूरी है, वरना इनकी, और ये अमेरिका जाके कहते थे मैंने एसी उतरवाने, और ये कहते थे मैं एसी, और अमेरिका जैसे मुल्क में जाके। तो अब जो है आप सारी चीजें उतरवा देना, वहां से एयर कूलर निकलवा दें। तो ज़र्फ की बात है ना अली साहब, आप जेलों को कवर एक तरफ तो आपका ये हर जगह पे अनाउंस करते फिरते थे कि एसी उतरवा दूंगा, टीवी बंद करवा दूंगा, मैं खाना बंद करवा दूंगा। दूसरी तरफ आप देसी मुर्गियां खा रहे हैं और मैनिफेस्टो है असल में। मैं मियां साहब की बात के साथ थोड़ा सा एग्री करता हूं, बल्कि मुकम्मल एग्री करता हूं ये उनका कि ये उन्होंने कल्चर जो अदम बर्दाश्त का कल्चर पीटीआई ब्लैंक्स है ना जी, जब आपके पास। और सर एक मिनट सॉरी, इसमें जो नौजवान नस्ल को जो जहन साजी करते हैं, नौजवान नस्ल जो होती है ना, जिसे पोस्टेरिटी कहते हैं, द फ्यूचर जनरेशन, वही आपकी मेमार है मुल्क की। सही, आपने उनको कोई लेगेसी देनी है, ऐसी चीज बना के देनी है, वो ऐसा एक बुनियाद बना के देनी जिस पर खड़े होके वो एम्पावर हों, खुद मुख्तार बने, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, उनको अहलियत दें, उनको सलाहियत दें। यहाँ तो उनको एक ही सलाहियत दी गई कि उनके जहनों को पॉइजन किया गया, किस तरह किसी दूसरे को बुरा समझना, खुद को अच्छा समझना। ये तो दुनिया का सबसे जो है ना गलत एक ट्रांजैक्शनल बिहेवियर है, जिस तरह कि मैं बेहतरीन हूँ, आप सब बुरे हैं। एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे वो लैपटॉप दे रहे थे और वो नौजवानों की तरक्की के लिए, फिर दानिश स्कूल आए, फिर उसके बाद बहुत सारे बहुत सारी चीजें लॉन्च की गई। दूसरी तरफ आपने हमें बुज़दार साहब दे दिए,
जिन्होंने सिर्फ नौजवानों को नहीं, जवानों को भी बिल्कुल मजबूर करके रख दिया। और आज वो तो ऐसे बदतरीन इंतजाम। अच्छा जो आप नौजवानों वाली बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से मिसगाइड किया, तो जो लेवल है उनकी एग्जीक्यूशन का जो नज़र आया और जिसका इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर, वो उसको जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है इस वक्त वो डिजिटल टेररिज्म की है। यानी डिजिटल दहशतगर्दी का ये है कि आप माइंड इतना चेंज कर दें और इतना डिस्ट्रक्टिव हो और इतना एंटी पाकिस्तान सोचना शुरू कर दें और सेल्फ सेंटर्ड हो या एक कल्ट की सूरत में अख्तियार कर लें, तो फिर ये तो देखिए, एक चीज है, हम फायरवॉल के हवाले से बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा चीखे मारे हैं ना, इसकी वजह क्या है? चूंकि इन्होंने बैठ के करना ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, इन्होंने काम ही नेगेटिव किया। अंदाजा लगाएं कि और इन जैसे लोगों की वजह जो से उसने पूरी कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, उस पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तो हर क्लियर बात पे, हर चीज पे सोचना ही नेगेटिव है। फिर जब गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना है तो उस पे फिर इनकी ज्यादा चीखें निकलती हैं, इन जैसे लोगों की वजह और से। फिर बैरून जो मुल्क बेहतर से लोग हैं, दीगर कहीं और जगहों से ये सारी चीजें चीजें बम्बार्डमेंट लाश हो रही होती है। और जब आपको याद है, हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी, करोड़ों रुपए तो इन्होंने दे के पेड़ बंदे, गवर्नमेंट के पैसे दे के। सर वो तो सोशल मीडिया पे इन्होंने जो कैंपेन की है, देखिए बात ये होती है, नौजवानों को जब हम बात करते हैं कि उनके लिए अमली तौर पर काम करने की बात आती है तो फिर वो उसके प्रूफ दिखाने चाहिए। जैसे हम शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए ताकि वो जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो सके। उन्होंने दानिश स्कूल बनाए, भट्टा मजदूरों के बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया और इसी तरीके से स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल करवाया जिसका क्रेडिट खुद अरशद नदीम जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कौमी हीरो है हमारे लिए, तो बहुत ही जो है वो बड़े काबिल इज्जत हैं। लेकिन खुद अरशद नदीम ने कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो है, मैं 2012 में जो यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला पंजाब का दौर था, उसकी वजह से मैंने जो इस खेल का आगाज़ किया। तो किसने तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए, किसने अरशद नदीम बनाए और किसने जो है वो नौजवानों को जो है वो पेट्रोल बम बनाना सिखाए बनी गाला में और जमान पार्क में, ये कौम के सामने, कौम को फैसला इस पर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रजा खरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब ने। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार अहमद वड़ाइच ने। अहमद वड़ाइच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कयूम साहब, पंजाब के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा बड़े बेहतरीन अंदाज में आवाम की खिदमत कर रहे हैं और ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हैं यहाँ, वैसे भी एक्टिव है मियाँ नवाज शरीफ साहब। देखिए, जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हमरा जो पंजाब के जो बिजली के सार्फिन हैं और पंजाब के अवाम के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से एक बड़े रिलीफ का जो है वो ऐलान किया है। और अब इस हवाले से जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ के लिए कंपनियों को, बिजली कंपनियों को बाज़ाब्ता खत भी भिजवा दिया। इस ऐलान पर अमल दरामद के लिए भी पंजाब हुकूमत ने अमली इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और इस हवाले से जो सूबाई सेक्रेटरी तवानाई हैं पंजाब के, उनकी तरफ से लेस्को को, मैपको को, गैपको को, आईएसको को, जो 5 जो कंपनियां हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनको ख़त लिख दिया गया है कि इस ऐलान पर अमल दरामद के लिए जो रकम दरकार है वो पंजाब हुकूमत अदा करने के लिए तैयार है और इस पर जो है वो अमल दरामद किया जाए। इसके साथ उमर साहब एक और बड़ा जो है वो पंजाब हुकूमत ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फैसला किया है कि ये तो 2 माह के लिए एक जो है वो रिलीफ दिया गया है और इसके साथ 700 अरब रुपए का जो है सोलर पैनल जो हैं जी उनका जो प्रोग्राम जो है पंजाब हुकूमत शुरू कर रही है, उसके लिए भी जो है वो इतनी बड़ी एलोकेशन जो है वो की गई है और
इस हवाले से भी पंजाब के जो अवाम हैं उनको बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को भी चाहिए कि वो इस तरह की अपने वसाइल के अंदर कट लगाकर, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है बचत के ज़रिए, सेविंग के ज़रिए 45 अरब रुपए की रकम जो है वो निकाली है आवाम को रिलीफ देने के लिए। मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को भी इसको फॉलो करना चाहिए और उन सूबों के अंदर भी आवाम को जो है इस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए। और इसके साथ देखिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी जो 200 यूनिट तक सार्फिन हैं उनको रिलीफ देने के लिए भी जो है वो 50 अरब रुपए जो हैं वो आप जानते हैं कि मुख्तस किए हैं। वो जो सहूलत है सार्फिन के लिए, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है 200 यूनिट तक, वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ये सहूलत और फैसिलिटी जो है वफाक की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से दी गई है। और इसी तरह अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर जो है वो दीगर कई और प्रोग्राम जो हैं वो शुरू किए गए हैं और हर शोबे के अंदर शुरू किए गए हैं। और 840 अरब रुपए का रिकॉर्ड एक बड़ा तरक्याती बजट जो है वो भी दिया गया है। और पंजाब के अंदर पहली बार सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है उसके तहत जो सफाई और सुथराई का इंतजाम शहरों के अंदर है, उसी तर्ज पर अब पूरे पंजाब के जो देहात हैं अब वहां पर भी सफाई सुथराई का जो इंतजाम है अब वो पंजाब हुकूमत की तरफ से आप जानते हैं कि शुरू किया जाए। ठीक है। और अहमद बिल्कुल दुरुस्त बात करें चोई साहब के, बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो आवाम की खिदमत कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, जब हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नून की पंजाब में और वफाक में भी, तो पहले दिन से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। और हुकूमत मिलते ही आपके सामने रमज़ान आ गया, तो आपको याद होगा कि रमज़ान में पूरे पंजाब के लोगों को जो आपने सब्सिडी दी थी इसके ऊपर, आटे के ऊपर, और जो उनको लोगों को दिया था रिलीफ, उसके बाद आप देखिए कि बड़ी ईद आई। बड़ी ईद के ऊपर भी जो है वो 3 दिन के लिए वो वज़ीर बल्दियात भी खुद बाहर रहे और जो हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी आपको बाहर नजर आई। और उसके साथ साथ अभी तक आप देखिए कि जिस तरह यानी कि अभी मानसून आया है और जो सैलाबी सूरत आ रही है वो पिछले कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है, उसमें भी जो है वो जो हुकूमती मशीनरी है, जो सारे वसाइल हैं, जो खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो भी हमें बाहर दिखाई देती रही है, फील्ड में नजर आए, फील्ड में नजर आते रहे हैं। अब ये देखिए कि 6-7 महीने की जो है वो यहाँ पर हुकूमत है, 80 के करीब जो है वो यहाँ पर पंजाब में जो है कंप्लीट नहीं हुए अभी तो, कंप्लीट नहीं हुए। तो उसमें इतने बड़े मंसूबे दिए जा रहे हैं जिसमें यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स दी जा रही है, अरबों रुपए की जो लागत है उससे आप लैपटॉप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, उनके लिए जो है वो रोशन घराना आप शुरू कर रहे हैं, अपना घर आप लोगों को देना चाहते हैं। यानी कि हर जो चीज़ है, जो महंगाई जो है उसमें भी आप कमी करना चाहते हैं। और जितनी भी फील्ड हैं, जितने भी मामला आते हैं उसमें हमें ये चीज़ें बड़ी क्लियर दिखाई देती हैं कि उसमें रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि उसके बरक्स अब तक क्या चीज़ है कि किसी और सूबे में, सारे सूबे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हुकूमतें सारे सूबों में अब जो है वो आप समझ लें कि जैसे तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर को हुकूमतें मिली हुई हैं, आपके सामने जो तहरीक इंसाफ की जो जमात है उनके पास एक हैंडसम मैंडेट एक सूबे के अंदर, तो 6-7 महीनों की उनकी जो कारकर्दगी वो भी दिखाई देनी चाहिए। उनको भी वहाँ पर ऐसे मनसूबे लेकर आने चाहिए। खैबर के लोग भी जो है वो इंतजार करें इस बात का कि उनको बिजली में रिलीफ दिया जाए, उनको महंगाई में कमी का रिलीफ दिया जाए, बजाय कि आप उनके हाथ में गलेल दे दें, उनके हाथ में बंदूक दे दें और इदारों के खिलाफ आप हर्जर स्ट्राइक करें और मुल्क के पाकिस्तान जो है उसको नुकसान पहुंचाने की आप जो है तरकीब देते फिरें, तो ये चीज़ें बेहतर नहीं है। अब देखिए कल जिस तरह आपके सामने जैसे वो रऊफ हसन साहब का जो स्टेटमेंट है वो जैसे वो चीज़ें सामने आई हैं, उनके पास तो रऊफ हसन का तो आप देखें ना जो उनके मोबाइल से निकला है तो मुल्क दुश्मनी है, वो देखें और वो करते क्या रहे हैं उमर साहब, जो मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है। एक चीज में मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मतलब आपको ये तहमीना लगाना पड़ेगा इस बात का कि फॉरेन फंडिंग के पैसे जाते कहाँ रहे थे। ये वही पैसे हैं जो आपने एजेंट के तौर पर उनसे खरीदे, जो आपने हिंदुस्तान से लिए, जो आपने इसराइल से लिए, दूसरे ममालिक से जो पैसे लिए थे, वो आपके बानी ने, आपके जो बानी मेंबर था उसने केस किया और वो पीछे हट गया कि जो तरजीहात बानी पीटी की थी वो उससे पीछे हट गए। मैं भी लिहाजा जो है इस जमात से लिहाजा होने की बात करता हूँ, उन्होंने केस किया कि ये पैसे पाकिस्तान की जो है उसकी हर्जा स्ट्राइक उदारों के खिलाफ लगने लगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो एजेंडा है इसको नाफिज करने की कोशिश जा रही है। जवेद हाशमी ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो मैं सोच कर आया था वो कोई और बात है, जो ये करना चाहते हैं वही कोई और बात है। वो सदर थे पार्टी के, वो भी इनको छोड़कर वापस आ गए। सो अभी देखिए मैं कहता हूं कि मुल्क जो है वो अपनी पटरी पर चढ़ चुका है।
जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत एक पेज के ऊपर खड़ी नजर आती है। जो महंगाई है उसमें कमी आ रही, मतलब 22% के ऊपर 2018 के बाद इन्होंने 22% पर लेकर चले गए महंगाई को, अभी वो 22 से कम होकर 11 पर खड़ी है। तो चीज़ें जो हैं अब लोगों को सहूलतें मिलने शुरू हो गई हैं, तो आप भी इसमें सपोर्ट करें, कौम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। अगर ये मुल्क है तो सब कुछ है, सियासत होती रहेगी। पहले आप आइन की रियाजत कर लें, कौम की रियाजत कर लें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको समझें, और उसके बाद फिर अब जब सियासत का वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, आप करते रहें। अब ये तो कोई बात नहीं कि राह के एजेंट से आपके राब्ते हैं, आपके दूसरे मुल्कों से राब्ते हैं। राब्ते किस लिए हैं? पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। राब्ते किस लिए हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो है उसके खिलाफ बातें करनी है, इस मुल्क के खिलाफ बात करनी है। तो ये अब ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये वक्त पीटीआई रहनुमा के रवाबित जो जिस तरीके से कल नजर आए और व्हाट्सएप मैसेजेस और जो सारा डाटा आया, वो तो मुल्क दुश्मनी है रऊफ हसन के। जो देखिए कि पीटीआई का अगर आप बयानियाँ देखें और एजेंडा देखें तो उसकी जो सबसे बड़ी जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अस्करी अदारों को पीटीआई की तरफ से टारगेट किया जाता है, 9 मई के हमले किए जाते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इस बयानिए को उनके पाकिस्तान मुखालफ जो बयानिया, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जो बयानिया था उसको पजीराई इंडिया के अंदर मिलती है, भारत के अंदर मिलती है। भारत का जो मीडिया है उस पर जो है उसको ज़्यादा उछाला जाता है। तो इस हवाले से अगर आप देखें जिस तरह फॉरेन फंडिंग की बात हो रही थी, तो फॉरेन फंडिंग में भी जो तहकीकात हुई हैं उनमें भी जो है वो भारत की तरफ से, भारतीय शहरियों की तरफ से जो है वो पीटीआई को जो फंडिंग की गई है वो तो साबित हो चुकी है। और इस तरह जो है जो उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचाने का, उसके अब ताने बाने जो हैं वो जब से एक जो गिरफ्तारी हुई है, अहम गिरफ्तारी हुई है, जो चीफ मंसूबा साज थे पीटीआई के, मैं समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी से भी आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं कि किस तरह जो है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और जिस तरह साइफर के ज़रिए पाकिस्तान की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। और आप जानते हैं कि IMF को जो है वो खतूत जो है वो आप जानते हैं केपी और पंजाब की जो हुकूमत थी पीटीआई की, उनसे जो है उनके वज़रा से बानी पीटीआई ने लिखवाए। फिर आपको पता है कि जो GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन का, उस पर भी जो है सवालात पीटीआई की IMF से कर्जे की बात थी तो और IMF के देखिए IMF के साथ जो किस तरह जो है वो मामलात को बिगाड़ा गया और पहले मुआहदा किया गया और खुद ही फिर उसको तोड़ा गया। और अब जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की पहली हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। और अब देखिए कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने एक बात और की उस ऐलान में, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी का 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ऐलान किया गया कि पहले शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और अब हमने अवाम को डिफॉल्ट से बचाना। बिल्कुल, अवाम को डिफॉल्ट से बचाना है। क्या कहेंगे अहमद? देखिए जितने उमर साहब जितने भी मंसूबे हैं वो तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। जिस तरह जो वो इकानमी के जो हालात बेहतर करने के लिए SIFC बनाई गई, जिस तरह पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन दिखाई देता है कि वो 2-4 सालों के अंदर वो 60 अरब के ऊपर इसको लेकर जाना चाहते हैं, जिस तरह ज़राअत को प्रमोट करने की बात की जाती रही है, तो देखिए जब IT सेक्टर तो बहुत अहम है, जिसके लिए मतलब पंजाब में IT सिटी बन रहा है और वफाक में भी, इस्लामाबाद में भी उसका इफ्तिताह किया गया, पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किया था। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने पिछले दौर से इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा उसमें मेहनत की है। 3 अरब से ज़्यादा का जो है वो इसमें शो किया गया है IT सेक्टर में। तो अब ये है कि जो आपके यानी कि जो आपके जो निचला तबका है, आपने उसको कैसे उठाना है। अगर आपने पाकिस्तान को मजबूत करना है तो इसको जो आम आदमी है उसको आप ऊपर लेकर आएँ, उसका जो रोज़गार है उसको बेहतर करने के लिए आप उसको छोटे छोटे जो सेक्टर हैं बिजनेस के, कारोबार के, उनको दें। जैसे अपना घर जो जिस तरह दिया जा रहा है उसमें यानी कि आसान इकसात के ऊपर लोगों को घर दिए जा रहे हैं, इस तरह जो आसान इकसात हैं, जो लोअर तबका है
उसको उसी हिसाब से आप जो है उनको बिजनेस के लिए उनको पैसे दें, ताकि वो अपने छोटे छोटे सेक्टर लगाएं और एक्सपोर्ट करें या पाकिस्तान के अंदर रहकर काम करें और वो मेहनत से पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। इसी तरह ये आप कौम को ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वड़ाइच साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।